हेलो एंड वेलकम टू खुंगा एकेडमी। बच्चों, खुंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारी डेली की सीरीज चल रही है, आपकी डेली लाइव क्लासेस जा रही हैं किसकी? RIMC की। हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। टू द पॉइंट सिलेबस की कवरेज हो रही है, इन डेप्थ कवरेज हो रही है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। जी हाँ, निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त। बस छोटी सी फीस है। आपको क्या करना है? इस सेशन को लाइक करना है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी यूट्यूब के ऐप को खोलो तो आपको सबसे पहले क्या दिखे कि हाँ भाई, पढ़ाई करनी है। मात्र 40 से 50 मिनट हमको पढ़ाई करनी है, और उसके बाद बस ये मोर देन इनफ है। टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना है, उस पे जाना है, वहां पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, पीपीटी या PDF फॉर्म में मिल जाएगी आपको। वहां से जाना है और उसको क्या करना है, उसको बस मात्र 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट डे क्या करना है? नेक्स्ट डे बेटा आपको क्वेश्चंस उसके लगा लेने हैं, वो क्वेश्चंस भी हम लोग लेके आ रहे हैं। ऑलराइट, तो इतना कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोग जाओ, गर्मी आ रही है, बच्चे हो छोटे छोटे, जाके क्या करना है? खेलो अपना आराम से। तो यही करना है आपको। सो नंबर 1, आपको मेरे साथ जुड़ना है, यानी सेशन को लाइक करना है। नंबर 2, आपको इस कमेंट सेक्शन में जय हिंद सर लिखना है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे। नंबर 3, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना है, सो दैट आपको कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाओ। ऑलराइट, चलो। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग शुरू करते हैं। तो बेटा, जैसे कि आपके सैनिक स्कूल में जो आपके RIMC है या सैनिक स्कूल है, किसी में भी, जो बेटा आपके जनरल स्टडीज का सबसे पहला टॉपिक है, वो टॉपिक ही क्या है आपका? तो वो है आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया। राइट, अब ये आपके आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया में हम लोग क्या करेंगे, जो आपके प्रमुख प्रमुख आइकन्स हैं उन्हें देखेंगे, उसके साथ साथ कौन कौन से हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। एक बार में सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बेटा ये फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या है? नेशनल फ्लैग की बारी है। ये कौन है? ये आपकी एक पारसी कम्युनिटी। बेटा पारसी कम्युनिटी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। जो पारसी कम्युनिटी है ये आपके माइनॉरिटी सेक्शन में आती है, लेकिन जब भी कभी बात आएगी सबसे अमीर लोगों की, ये पारसी कम्युनिटी आपकी हमेशा सबसे आगे मिलेगी। ऑलराइट, जिसमें कि आज की डेट के आपके कौन है? तो आपके रतन टाटा जी हैं, इसी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उस टाइम पे कौन थी? तो ये है आपकी कौन? तो इनका नाम है आपके बेटा मैडम भीकाजी कामा। अब इनकी क्या कहानी है ये अभी मैं आपको बस बताता हूं। मैडम भीकाजी कामा, इनके नाम से हो सकता है आप अगर दिल्ली दिल्ली में रह रहे हैं, न्यू दिल्ली में, तो आपने मैडम भीकाजी कामा प्लेस नाम सुना ही होगा। तो ये जो आपके मैडम भीकाजी कामा है, ये वही है। ये आपके पारसी कम्युनिटी की हैं, और ये आपके बाहर रहती थी। कभी लंदन में रही हैं, कभी फ्रांस में रही हैं, पेरिस में रही हैं। यही नहीं बेटा, इसी के साथ साथ इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए आपके पहला झंडा भी इन्होंने लहराया था। अभी देखते हैं वो झंडा कैसा दिखता था आपका। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस पे चलते कि होता क्या है। तो जो नेशनल फ्लैग है ना बेटा, जो फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग था, ये आपका कब होइस्ट हुआ था? तो ये आपके 7 अगस्त 1906 को, आपके कब? 1906 में 7 अगस्त को ये किसने किया था? तो बेटा ये आपके क्या नाम है, कलकत्ता में आपके ये होस्ट हुआ है। कहां पे? कलकत्ता में आपके फहराया गया है। इसी के साथ साथ उस जगह का नाम क्या था? पारसी बगान करके जगह थी, वहां पे आपका फहराया गया है। बट आपके लिए ये नहीं याद रखना, आपके लिए जो डेट है बस वो याद रखने की 7 अगस्त 1906। 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति हुई थी। अगस्त क्रांति मैदान से कभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इस चीज को भी देखेंगे। गांधी जी ने वहां पे नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, तो ये जो आपका नारा था आपके 8 अगस्त अगस्त क्रांति मैदान बॉम्बे से दिया गया था। बट अभी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो 8 अगस्त की जगह 7 अगस्त को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीक का एंड जो होता है, यानी 7 अगस्त 1906 को आपको क्या होता है? तो पारसी बगान करके एक आपका स्क्वायर करके, पारसी बगान स्क्वायर करके एक आपका क्या है, एक मैदान था कलकत्ता में। वहां पे आपके सबसे पहली बार ये झंडा आपका फहराया जाता है। ये जो झंडा था, सेकेंड वर्जन जो था ना बेटा इसका, ये आपके मैडम भीकाजी कामा और आपके इन्हीं के साथ, जिनको वीर सावरकर, जो बेटा महाराष्ट्र में आपके सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, जिन्होंने आपके किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 में। उनका नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत, ठीक है। दूसरी इसकी संस्था का नाम क्या था इनकी? वो था मित्र मेला। मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत में जुड़ जाती है। वीर सावरकर बोला जाता है विनायक दामोदर सावरकर, मैडम भीकाजी कामा, और आपके इन सब के उस्ताद, जो मतलब मुझे सबसे फेवरेट जो लगते हैं नेशनल लीडर, जिनके बारे में कहीं ज्यादा जिक्र नहीं होता है, उनका नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा।
ये सारे के सारे आपके कहाँ थे? तो बेटा ये सारे आपके जर्मनी में थे उस टाइम पे, और वहां पे इन लोगों ने फ्लैग को होइस्ट किया था। ठीक है, नाम क्या था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने आपके लंदन में इंडिया हाउस करके एक जगह बनाई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक जगह बनाई, उसका नाम रखा क्या? इंडिया हाउस। तो जब ये इंडिया हाउस इन्होंने जगह बनाई ना, इस इंडिया हाउस में आपके क्या होता है, यहां पे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे, जैसे वीर सावरकर उनके स्टूडेंट थे, उनको बुलाया गया। उनको 2 लाख रुपए तक की आपकी स्कॉलरशिप, ईयरली स्कॉलरशिप दी गई कि आप यहाँ पढ़ो, बम बनाने के बारे में रिसर्च करो, क्रांति के बारे में रिसर्च करो, कैसे लोगों तक क्रांति को पहुंचाना, इन सब चीजों को जिक्र, इसके बारे में रिसर्च करो। तो किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तो आपके सेकेंड वर्जन जो था ना, भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर, या जिनको हम लोग वीर सावरकर बोलते हैं, और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा आपका बनाया गया था। ऑलराइट, तो जब ये आपका होता है, ओके, उस टाइम पे क्या होता है, तो ये आपके मैडम भीकाजी कामा द्वारा 22 अगस्त 1907 1907 में एक और चीज हुई थी, उसको क्या बोलते हैं? सूरत स्प्लिट, जिसमें आपके गरम दल और नरम दल आपके क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। कांग्रेस का सेशन था, सूरत स्प्लिट नाम था। तो कांग्रेस के उस सेशन में 1907 में, लेकिन इन्होंने क्या किया, 22 अगस्त को आपके स्टटगार्ट जर्मनी आप लोगों को पता होना चाहिए, में उन्होंने पहली बार इंडिया का फ्लैग, एक तिरंगा, उसको क्या किया था? फॉरेन लैंड में अगर किसी ने आपके लहराया था तो कौन थी? वो थी आपकी द ग्रेट मैडम भीकाजी कामा। ऑलराइट, इसी के साथ साथ आपको और क्या याद रखना है कि जो सेकंड वर्जन था, ये किस किसने बनाया था? तो ये वो आपके क्रांतिकारी लोग थे, जिसमें से मैडम भीकाजी कामा थी, विनायक दामोदर सावरकर जिन्होंने अभिनव भारत 1904 में बनाया, और आपके कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने अभिनव विनायक दामोदर सावरकर को पहले अपने यहाँ पे पढ़ाने के लिए क्या किया? इंडिया हाउस बनाया। तो ये इन लोगों ने आपके इस फ्लैग को बनाया था, और मैडम भीकाजी कामा ने आपके जर्मनी में क्या किया? तो उसको आपके होइस्ट किया था। ऑलराइट, लहराया था। चलो आगे चलते हैं। थर्ड वर्जन जो था बेटा इस फ्लैग का, ये आपके होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था? 2 जनों ने। एक थे आपके बेटा बाल गंगाधर तिलक, एंड सेकेंड वन वॉज होम रूल मूवमेंट के लिए, सो सेकेंड वन वॉज योर एनी बेसेंट। तो ये जो बेटा आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने आपके क्या किया था? तो इन्होंने आपके होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी। उसमें आपकी जो दूसरा झंडा था उसको आपके फहराया गया था। कब? 1917 में। ऐसे ही तीसरा झंडा आपका कब फहराया गया? 1931 में आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक आपका रेजोल्यूशन पास होता है, और वहां पे श्री पिंगाली वेंकैया जी, ये आपके क्या करते हैं? पिंगाली वेंकैया नाम है, ये आपका एक तिरंगा झंडा लेके आते हैं। उस तिरंगा झंडा में बापू का चरखा भी था। ठीक है, तो उस वाले चरखे को, आज का जो तिरंगा झंडा है जिसमें आपके ऑरेंज कलर है, सैफरन कलर है, फिर व्हाइट है, और फिर आपका ग्रीन है, केसरिया, सफेद और हरा, उसके बाद आपका क्या करते हैं? तो पिंगाली वेंकैया जी इस झंडे को आपके क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं, डिजाइन करके लाते हैं। और ये आपके आंध्र प्रदेश से थे पिंगाली वेंकैया जी, और इसमें आपका क्या था? बीच में महात्मा गांधी जी का क्या था? झंडा था। और इसको आपके कांग्रेस के रेजोल्यूशन में 1931 में क्या किया जाता है? तो बेटा अडॉप्ट किया जाता है कि आज से हम लोगों का जो राष्ट्रीय झंडा होगा, जो हमारा नेशनल फ्लैग होगा, वो क्या होगा? वो हमारे यही वाला तिरंगा होगा जो श्री पिंगाली वेंकैया जी ने बनाया है। फिर क्या होता है? तो ये झंडा फिर आपका 22 जुलाई की बात आ जाती है। 22 जुलाई 1947 आजाद होने वाला है। सबने सोचा कि भाई जब आपका इंडिया आजाद होने वाला है तो इसके लिए कोई आपका झंडा भी होना चाहिए। जब झंडे की बात आई तो फिर सोचा गया क्या करें, बापू का वही झंडा 1931 वाला, क्या उसी को फहराएं। फिर बात आती है कि नहीं, ये ना करके हम क्या करते हैं, इसमें आपके सारनाथ पिलर है, अभी मैं आपको आगे सारनाथ पिलर बताऊंगा। उसमें आपका क्या है कि बेटा आपके ना अशोक का धर्म चक्र है, इसमें आपके 24 तिल्लियां हैं। इस वाले झंडे को आपके, ये आपके बेटा ऐसे करेंगे ना, ये आपके 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका झंडा है जिसमें आपके अशोक चक्र है बीच में, उसको क्या किया गया, उसको आपके इस झंडे में डाला गया और चरखे को हटा लिया गया। तो ये आपके कब किया गया? तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको आपके क्या बोला जाता है हिंदी में, तो ये थी आपकी संविधान बनाने की संविधान सभा। ठीक है, जो आपके संविधान सभा बनाने जा रही थी। 22 जुलाई 1947 को चरखा को आपके हटा दिया गया और आपके अशोक चक्र से क्या कर दिया गया, इसको आपके रिप्लेस कर दिया गया। बोला गया कि ये जो आपके केसरिया कलर है, ये जो आपका सैफरन होगा, ये सैफरन यानी केसरिया क्या बताएगा, तो ये आपका बलिदान बताएगा, सैक्रिफाइस बताएगा, और आपका क्या बताएगा, वीरता या शौर्य बताएगा। ठीक है, तो करेज और आपके सैक्रिफाइस को कौन बताएगा, आपके सैफरन बताएगा। व्हाइट क्या बताता है, ये आपके बताएगा सत्य, ये आपकी बताएगा क्या, शांति, और ये आपकी क्या बताएगा, प्योरिटी, कि हम कितने प्योर हैं। इस चीज को कौन बताएगा, तो इसको आपके व्हाइट को कौन बताएगा, ट्रुथ,
पीस एंड प्योरिटी आपका व्हाइट कलर बताएगा, और बेटा ग्रीन आपका बताएगा क्या, प्रॉस्पेरिटी। जैसे खेतों का कलर, लहलहाते खेत आपके क्या होते हैं, पेट भरा रहता है ना, क्यों, क्योंकि आपके खेत में जब आपकी खेती बहुत अच्छी होगी तो आपके अनाज अच्छा होगा, आपका पेट भरेगा, आप में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो प्रॉस्पेरिटी को बताने के लिए ग्रीन कलर था। अशोक चक्र को बीच में डाला गया ब्लू कलर से, और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया व्हील ऑफ लॉ या धर्म, कि आपके धर्म का चक्र है और ये हमेशा चलना चाहिए। सच्चाई की या अच्छाई की बुराई पे, सच्चाई की झूठ की, सच्चाई की झूठ पे, अच्छाई की बुराई पे जीत होनी चाहिए। इस चीज को जो आपके दिखाया गया, ये आपका किसके द्वारा दिखाया गया, इस अशोक चक्र के द्वारा दिखाया गया। एंड देन फाइनली ये आपका झंडा 22 जुलाई, याद रखना बेटा, 22 जुलाई 1947 को आपका ये झंडा क्या हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है। ऑलराइट, ये इसकी खास बात है। इसी के साथ साथ बेटा आपको और क्या याद रखना है कि अशोक चक्र में कितने आपके तिल्लियां होती हैं, स्पोक्स, तो वो आपके 24 होती हैं। झंडे को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नाम से फिर एक आपका प्रॉपर संहिता बनाई गई, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बोला गया। इसके तहत आपके बताया गया कि जो इसकी लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए वो आपकी 3:2 की होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका 3 मीटर का अगर ये आपका झंडा है तो इसकी लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए, और जो चौड़ाई है वो आपकी 2 मीटर होनी चाहिए। और जो इक्वली आपके ये आपके बेटा इस 2 मीटर की चौड़ाई में ये जो आपकी 3 स्ट्रिप्स होंगी ये आपकी एकदम इक्वली बटी होनी चाहिए। यानी कि ये आपका मान लो अगर 2 मीटर है तो ये आपके 0.67 मीटर्स, ये आपका 0.67 मीटर्स, और ये वाला आपका 0.67 मीटर्स होना चाहिए। ऑलराइट, ऐसे करके आपके 2 मीटर हो जाएगा। तो इन चीजों की आपकी बात की गई फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, और यहां से आपके नेशनल इंडिया आपका जो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो आया। अब देख लो, आपको मैं वो बताता हूं कौन कौन से झंडे थे। बेटा ये था ना वो पहला झंडा आपका वंदे मातरम वाला, जो कि मैडम भीकाजी कामा ने 1906 में आपके फहरवाया था। सॉरी, ये था वो आपका पहला झंडा जो आपके 1906 में मैंने आपको बताया था ना, 7 अगस्त को आपके मैडम भीकाजी कामा ने कहां पे फहराया था, तो आपके कैलकाटा में इसको फहराया था। फिर उसके बाद वो जब आपके जर्मनी जाते हैं तो स्टटगार्ट में आपके बर्लिन कमेटी में ये जो आपका फ्लैग था, ये आपके भीकाजी कामा ने 1907 में ये वाला फ्लैग फहराया था, जिसमें इसमें देखोगे तो इसमें बेटा ऊपर ग्रीन कलर है, इसमें आपके कमल बना है और नीचे आपके चांद और सूर्य बन रखे हैं। यहाँ पे सूरज चंदा आपके बन रखे हैं और ये ग्रीन कलर में है। फिर बेटा बीच में वंदे मातरम लिखा है, और ऊपर आपके क्या है, तो ऊपर आपके फूल बन रखे हैं आपके किसमें, ऑरेंज कलर में। तो ये है आपका मैडम भीकाजी कामा द्वारा फैलाया गया झंडा, फर्स्ट लेडी टू अर्न फॉर द फ्लैग ऑन वेयर, ऑन फॉरेन लैंड, वेयर, स्टटगार्ट, जर्मनी। ऑलराइट, फिर ये 1917 में आपका ये तिलक द्वारा ये झंडा था आपका, तिलक जी द्वारा, और ये बेटा आपका होम रूल लीग में या होम रूल मूवमेंट में आपके 1917 में ये वो झंडा था जो कि आपका काफी ब्रिटिशर्स सा दिख रहा है। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना भाई एक अपना खुद का झंडा लिया जाए, तो ये आपके 1921 में ये अनऑफिशियल झंडा था जिसको डिसाइड किया गया कि इसमें गांधी जी का चरखा होना चाहिए और कुछ इस तरीके से आपके 3 रंग में होना चाहिए। बट देन बाद में फिर आपकी कांग्रेस 10 साल बाद 1931 में क्या करती है, 1931 में आपके इस चीज को क्या बोला जाता है कि आपके इसमें गांधी जी का चरखा बीच में होगा और ऊपर आपका क्या होगा, ऑरेंज, फिर व्हाइट और फिर आपका ग्रीन कलर होगा। ऐसे करते करते आपके 1947 में 22 जुलाई को आपके अभी क्या हो रखा है, 1931 में कांग्रेस के सेशन में इसको अटेंड किया गया, कैलकाटा सेशन था उसमें। फिर 1947 को आपके क्या हो जाता है, जो आपका प्रेजेंट ट्राई कलर है आपका, जो अभी का जो बेटा आपका तिरंगा झंडा है, इसको आपके अडॉप्ट किया जाता है और बीच में आपके क्या डाल दिया गया है, तो इसमें आपके धर्म चक्र डाल दिया गया है, अशोका का धर्म चक्र, जिसमें आपकी कितनी तिल्लियां हैं, 24 स्पोक्स हैं। आई होप आपको ये चीज याद होगी, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा कि हमारी जो फ्लैग की जर्नी है किस तरीके से बेटा ये आपके ऐसे आई है। ऑलराइट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करना, ठीक है, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा ये है आपका क्या, तो इसको आपके हम लोग बोलते हैं नेशनल एम्बलम। आई होप आपको नेशनल एम्बलम पता होगा। नेशनल एम्बलम आपका क्या होता है, यानी आपका राष्ट्रीय स्मारक होता है। ठीक है, तो आपके ये चीज देखी जाएगी, ये आखिर है कहां पे, तो बेटा आपके वाराणसी और प्रयागराज, यानी इलाहाबाद, आज की डेट में उसको प्रयागराज बोलते हैं। तो बनारस और प्रयागराज के बीच में एक आपकी जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, सारनाथ। उस सारनाथ में अशोक ने आपका क्या किया था, एक आपका पिलर, ऐसे एक स्तंभ उन्होंने गढ़वाया था अशोक ने। और जब इस स्तंभ को आपके गढ़वाया गया तो उसके बाद क्या होता है, तो आपके सारनाथ में इसको आपके क्या बोला जाता है, लॉ एंड कैपिटल अशोक ने गढ़वाया था।
और हम लोगों ने इसको क्या किया कि भाई बोला गया यार हम लोग को एक राष्ट्रीय स्मारक क्या होना चाहिए, हम लोग को एक राष्ट्रीय चिन्ह क्या होना चाहिए। तो जब राष्ट्रीय चिन्ह की बात आई तो आपके 26 जनवरी 1950 को आपके हम लोगों ने किस चीज को अडॉप्ट किया, हालांकि खैर 2 दिन पहले 24 जनवरी को अडॉप्ट हो चुका था, 26 जनवरी को हमने सबके सामने इसको रिवील किया। पहली रिपब्लिक डे की परेड थी और वहां पे हमारा ये जो आपके सारनाथ के पिलर है, सारनाथ का वो जो स्तंभ था, ठीक है, वहां पे आपके क्या था, ऐसे अशोक ने एक आपका स्तंभ बनवाया था जिसमें कि आपके 4 मुखी लॉयन है, राइट, सामने की तरफ लॉयन देख रहा है, इस तरफ और पीछे 4 मुखी वो लॉयन है, शेर है, और वो वाला आपका क्या नाम है, उसको हम लोगों ने आपके अशोक जो आपके जो अशोक ने जो वहां पे स्तंभ लगवाए थे उसमें हमने उस राष्ट्रीय चिन्ह को अडॉप्ट किया। ऑलराइट, सो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब ये आपका 1 2 3 और बेटा पीछे की साइड आपके क्या है, चौथा शेर है, तो वैसा वाला आपका ये क्या है, एक आपका स्मारक है। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे वही अशोक का धर्म चक्र है जिसमें कि आपके क्या है, 24 स्पोक्स है, 24 स्पोक्स है। इस चीज को, इस पूरे बेटा पोर्शन को क्या बोला जाता है, इसको आपके पूरे को कहते हैं हम लोग कैपिटल। यहां जहां पे आपके शेर का पैर है, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं आपके कैपिटल। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके नीचे का जो ये पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज योर अबेकस, मंड, हिंदी में इसको मंड कहते हैं, अबेकस कहते हैं। ये जो अबेकस है इसी पे आपके अशोक के फिर से अगेन क्या है, तो फिर से वही धर्म चक्र है बीच में, एंड देन बेटा यहां पे आपके क्या है, तो एक तरफ आपके लॉयन है, फिर डियर है, फिर आपके बुल है। ऑलराइट, तो ये वो है आपके जो यहाँ पे एनिमल डाले गए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये आपके दिखाता है गौतम बुद्ध के अलग अलग जीवन के चक्रों को दिखाया जाता है, उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस चीज को आपके यहाँ पे दिखाया गया है। नीचे ये जो है बेटा, ये आपका बेल शेप लोटस है, ये एक्चुअली ये जो है ना, ये आपके कुछ इस तरीके से ऐसे बेल शेप में क्या है, तो ये आपका ऐसे लोटस बन रखा है, राइट। और ये कमल का वो लोटस है, इसको आप हम लोग इन्वर्टेड लोटस भी बोलते हैं। और वो आपके इस शाफ्ट पे, इस पिलर पे आपके क्या हो रखा है, तो आपके इस पिलर पे ये ऐसे सजा हुआ है, राइट। अब नीचे की तरफ आपके सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो ये जो यहां पे जो बेटा कुछ चीजें लिखी हुई हैं आपकी, ये आपके अशोकन इंस्क्रिप्शन, यानी ये अशोक ने लिखा है इस इंक्रिप्शन पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर बेटा आपके कुषाण आए, तो कुषाण ने भी अपना यहां पे लिख रखा है कुछ ना कुछ, इन्होंने जो यहां पे लिखा है वो किसने लिखा है, कुषाण के राजा कनिष्क ने लिख रखा है। फिर बेटा क्या हुआ, गुप्ता है, तो गुप्ता ने भी आपके यहां पे कुछ ना कुछ लिख रखा है, गुप्त वंश ने। फिर उसके बाद और नीचे आओगे तो आपके कौन आ जाएगा, तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी से आएंगे, वो भी कुछ ना कुछ लिखेंगे। फिर उसके नीचे आपके क्या नाम है, अकबर भी कुछ ना कुछ इस पे लिखेंगे, राइट। तो ये वो आपका पिलर है जिसपे कि आपके अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, और यही आपका राष्ट्रीय क्या है, आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक एम्बलम। नेशनल एम्बलम हमारा क्या है, तो आपका अशोक एम्बलम है। जो लॉयन है वो आपके क्या दर्शाता है, वो आपके करेज दर्शाता है, यानी वीरता दर्शाता है, शक्ति पावर दर्शाता है, प्राइड का मतलब गर्व दर्शाता है, और आपका कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास दर्शाता है। ऑलराइट, आप सभी में आत्मविश्वास होना चाहिए, जोश होना चाहिए, तो उस चीज को दर्शाता है। एबेकस में आपके क्या क्या है, जो मैंने आपको यहां पे बताया कि एक आपका बुल है, एक आपका हॉर्स है, और बेटा एक आपका क्या है, हाथी है। ठीक है, तो हाथी, बुल और हॉर्स ये आपका क्या बता रहे हैं, तो ये आपका बता रहे हैं कि ये आपके सारा धर्म चक्र है। ठीक है, ये आपके बताते हैं कि पूरा धर्म का एक्चुअली पूरा एक चक्र चल रहा होता है, और ये आपके बुद्धा की लाइफ से अलग अलग चीजें आपके जोड़ी गई हैं। जो हाथी है, जो बुल है, और जो आपका ये है क्या नाम है, सांड यानी बुल, ठीक है, या बैल, आपके हॉर्स, और जो आपके हाथी है, ये आपके बुद्ध, गौतम बुद्ध जी के लाइफ से अलग अलग चीजों को जोड़ा गया है, वो यहां पे इसको दर्शाया जा रहा है। ऑलराइट, ओके, सो अब उसके बाद तो ये बेटा जो आपका जो अशोक एम्बलम है वो कुछ इस तरीके से, आप कभी आगे चल के जब आप ऑफिसर बनोगे, मेजर रैंक पे होगे, तो बेटा आपके यहां पे यही चीज लगेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल 1 स्टार, कर्नल 2 स्टार, ब्रिगेडियर इसी के साथ 3 स्टार। तो बेटा किसके साथ, एम्बलम, इस अशोक एम्बलम के साथ आपके दरअसल ये आपके 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, ये आपके लगना शुरू हो जाएंगे। मेजर रैंक पे ओनली दिस एम्बलम। ऑलराइट, तो ये सब आपके लगेगा। ये आपके वो राष्ट्रीय चिन्ह है जो आपके क्या बताता है, तो ये आपके बताता है कि हम लोग किस तरीके से काफी प्राइड वाले हैं, हम लोग शौर्य वाले हैं, और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ऑलराइट, तो हम लोगों का जो नेशनल मोटो है वो बेटा आपके नीचे लिखा गया है। नेशनल मोटो यानी जो हम लोगों का जो परम उद्देश्य है, जो हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य है, वो क्या है, सत्यमेव जयते, यानी जो सत्यम है उसी की जय होगी। जयते, सत्यम एव जयते, सत्य हमेशा जीतता है। तो यहां पे वही लिखा है इसका मतलब। तो सत्यमेव जयते ये आपकी कौन सी भाषा में लिखा है, देवनागरी। हिंदी को बेटा आपके देवनागरी भाषा बोला जाता है, उसमें लिखा है। इसका मतलब क्या था, ट्रुथ अलोन ट्रायम्स। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा बेटा कि ट्रुथ
हमेशा सत्य ही जीतता है, ट्रुथ ओनली ट्रायम्फ्स, सत्यम एव जयते, सत्य हमेशा जीतता है। ठीक है, कहां से लिया गया है? तो ये आपका बेटा एक उपनिषद होते हैं, ठीक है, पहले वेद होते हैं, वेद के बाद उपनिषद होते हैं, फिर पुराण आते हैं। तो बेटा जो उपनिषद हैं, उपनिषद में आपके कौन सा, एक आपका मुंडक उपनिषद है, और मुंडक उपनिषद से आपका क्या लिया गया है? तो आपके मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया बेटा? तो वहां से आपके सत्यमेव जयते वहीं लिखा हुआ था, वहीं से हम लोगों ने इसको लिया है। ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब बारी है किस चीज की? अब बारी है कि अब हम लोगों ने अगर नेशनल एम्बलम देख लिया तो बारी आ जाएगी किसकी बेटा? नेशनल कैलेंडर की बारी आ जाएगी कि आखिर हम लोग का नेशनल कैलेंडर क्या है। देखो जो आज जो आपका कैलेंडर चल रहा है ना, 1 2 3 4, लेट्स से आज आपके क्या नाम है 22nd 23rd जो भी आपकी फरवरी है, मैं एक्चुअली डेट भूल गया हूं, आई एम वेरी बैड विद डेट्स, एक काम करते देख ही लेते हैं। या सो आज जो आपकी डेट है 23rd फरवरी है, राइट? तो ये सब क्या है? इसको बोलते हैं आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, दिस इज योर ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर आपका क्या हो जाता है? तो बेटा इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में आपके जो अभी का चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। बट एक और आपके नेशनल कैलेंडर है, उसको क्या बोला जाता है? सक, सक कैलेंडर बोला जाता है। ठीक है, सक, आप लोगों ने सक नाम से सुना भी होगा, तो सका, ठीक है, सका इंग्लिश में लिखा जाता है, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा? तो दिस इज योर सक कैलेंडर। और ये जो बेटा आपका सक कैलेंडर है, ये आपके क्या हो जाएगा? सो इट इज बेस्ड ऑन दिस सका कैलेंडर कि हम लोगों का जो नेशनल कैलेंडर है, हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कब किया था? तो बेटा ये आपके 22 मार्च 1957 1957 में आपका क्या हुआ है? तो ये आपके अडॉप्ट किया गया है। 1957 कभी पूछ ले तो क्या थी? तो ये आपकी बेटा नेहरू गवर्नमेंट थी। इस टाइम पे आपके पीएम कौन थे? तो बेटा पीएम आपके कौन थे? तो हमारे पीएम थे पंडित नेहरू जी। ठीक है, कभी अगर आपसे पूछ ले कि व्हेन कि जब सक, अगर मान लो बहुत टफ पूछ ले कि सक कैलेंडर जब आपका अडॉप्ट हुआ था उस टाइम हमारे पीएम कौन थे? तो बेटा हमारे पीएम कौन थे? तो हमारे पीएम पंडित नेहरू जी थे। ऑलराइट, दूसरा, ये किसके द्वारा सक कैलेंडर बनाया गया था? तो बेटा एक थे आपके किंग कनिष्क, ये दरअसल उन्हीं का स्टैचू है, किंग कनिष्क का ही आपका स्टैचू है। इवन बेटा यही सेम चीज ना आपको यहां पे भी किंग कनिष्क की पूरा एक ऐसे आपको लोगो मिल जाएगा। सो किंग कनिष्क आपके कौन से वंश से थे? तो ये बेटा आपके कुषाण वंश थे, कुषाण, कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश से आपके जो राजा थे जिनका नाम क्या था आपके? तो उनका नाम था आपका क्या बेटा? कनिष्क। ही वॉज वन ऑफ द वेरी ग्रेट वॉरियर्स ऑफ आवर एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, कनिष्क नाम है। तो कनिष्क का आज का स्टैचू भी है, ये आपके अभी प्रिजर्व्ड है। तो उन्होंने आपके कनिष्क ने एक आपके गौतम बुद्ध के नाम से ऐसा एक आपका कॉइन निकाला था, गोल्ड कॉइन, और बेटा आपके एक अपने खुद के नाम से निकाला था। ठीक है, तो ये कुषाण वंश से थे। कुषाण वंश वो वंश है जो बेटा आपके ग्रीस से आए हुए थे, यहाँ पे आए, एंड देन फिर बेटा यहाँ से आने के बाद मतलब धीरे 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 फिर पर्शिया आए, पर्शिया से यहाँ आने के बाद फिर यहीं पे रह गए, इसी धर्म को अपनाया, एंड देन फिर यहाँ के लोगों के साथ घुले मिले और आपके राजा कनिष्क बने इसी कुषाण वंश से। और ये जो आपके राजा कनिष्क थे उन्होंने आपके यहाँ पे एक आपका नया कैलेंडर निकाला जो कि हम लोग का क्या बनता है? 22 मार्च। देख लो 22 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई को आपका क्या हुआ? तो बेटा 1947 में 10 साल पहले 22 जुलाई को आपका क्या होता है? तो आपका राष्ट्रीय जो झंडा है, नेशनल फ्लैग, उसे अडॉप्ट किया जाता है। 22 ये क्या है? मार्च है, और 1957 की बात हो रही है, 10 साल बाद। अब क्या हुआ है? तो आपका नेशनल कैलेंडर भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है कि सक कैलेंडर इज योर नेशनल कैलेंडर। ठीक है, और ये शुरू कब से होता है? तो बेटा जो कुषाण डायनेस्टी थी, पहली चीज को ध्यान देना है, 78 एडी में थी। दे वर द वन जिन्होंने आपके गोल्ड कॉइन्स को सबसे पहले इशू कराया था। तो गोल्ड कॉइन्स को सबसे पहले अगर किसी ने आपके इशू कराया है, ठीक है, तो वो आपके कौन है? फर्स्ट वन, तो आपके कौन है बेटा? तो ये आपके कुषाण वंश है। कुषाण वंश में राजा कनिष्क थे वो। ठीक है, ओके। और चैत्र, इसमें बेटा जो आपका पहला महीना लिया गया है वो कौन सा लिया गया? चैत्र। जो अभी ये जो फागुन के बाद आपका आता है, फागुन यानी होली, होली के बाद से आपका क्या शुरू हो जाता है? तो आपका बेटा चैत्र शुरू हो जाता है। तो चैत्र, बैसाख, बैसाख यानी वो जो अप्रैल वाला, तो यानी बेटा मार्च वाला आप ईयर मान सकते हो, मिड मार्च, यहां से आपका ये चीज शुरू हो जाएगी। तो यानी कि इसकी जो बिगिनिंग होती है वो आपकी कब से हो जाती है? तो आपके 22 मार्च से शुरू हो जाता है। और बेटा 21 मार्च को लीप ईयर अगर होगा तो 21 मार्च से शुरू होता है। जैसे इस बार आपका क्या है? लीप ईयर है, तो इस बार आपका 21 मार्च से शुरू हो जाएगा। सक संवत, संवत हम लोग बोलते हैं इसको, सक संवत, मतलब कि इस सक में आपका जो संवत है, संवत यानी सक संवत आपका ईयर चल रहा है। अब क्योंकि आपका कब से शुरू हुआ है? तो ये आपका 78 एडी से शुरू हुआ है। तो हम लोग 78 यानी मान लो कि आपके 2024 चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? 2024 में हम लोग 78 माइनस कर देंगे, और ये आपका समवेयर फिर कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा
सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा 6, एंड देन फिर ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1946। हमारा अभी का क्या चल रहा है, शक संवत चल रहा है, बट अभी हम लोग 1945 में हैं। अगर शक संवत की बात करेंगे तो जैसे ही 21 मार्च आएगा वहां से हम कहां चले जाएंगे, हम लोग 1946 के शक संवत में चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, इतना आप लोगों के लिए बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेशनल एंथम की। ये जो हमारा नेशनल एंथम है, आपको पता है नेशनल एंथम जिसने लिखा है, मतलब राइटर बनो तो ऐसा बनो कि आप 3 देश का नेशनल एंथम लिख दो। हाँ जी, 3 देश। 2 तो आपको पता होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आपके 2 देश कौन कौन से, भारत और बांग्लादेश का आपका क्या लिखा है, नेशनल एंथम लिखा है। बट आपको क्या ये बात पता है कि आपके श्रीलंका का भी जो नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। हाँ जी, तो 3 देश हैं आपके, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। इनका आपके नेशनल एंथम किसने लिखा है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको गीतांजलि के लिए आपका क्या मिला है, पहला नोबेल पुरस्कार भी मिल रखा है। ठीक है, सो फर्स्ट नोबेल प्राइज जो आपके गीतांजलि के लिए 1912 में किसे मिला, वो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। ही इज योर रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हीं के बड़े भैया थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो आपके पहले आईएएस, आज की डेट में आईएएस, उस टाइम पे आईसीएस ऑफिसर थे, तो उनका नाम क्या था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो पहले इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर अगर कोई थे तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे। दिस इज योर रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने आपका क्या लिखा है, इन्होंने आपके हमारे देश का नेशनल एंथम लिखा है, जनगण मन, पहली बार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको क्या लिखा था, इसका जो टाइटल दिया था वो क्या टाइटल दिया था, भारत भाग्यो विधाता, क्योंकि वो कैसे थे, वो आपके बंगाली थे, तो इसी तरीके से बोलेंगे भारत भाग्यो विधाता। ठीक है, क्योंकि लोग अ साउंड बोलते हैं, तो भारतो भाग्यो विधाता उन्होंने टाइटल दिया था, जनगण मन नहीं था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने आपके और क्या लिखा है, तो बेटा उन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है। उन्होंने पहली बार इसे कब, तो बेटा आपका कैलकाटा सेशन हुआ था 1911। यहां पे आपके राजा आए थे, राजा का नाम क्या था, राजा का नाम था आपका जॉर्ज फिफ्थ। पहली बार तीसरी दिल्ली दरबार लगती है जहां डिसीजन लिया जाता है। वाइस रॉय हार्डिंगे 2 आपके क्या थे, उस समय के वाइस रॉय हार्डिंगे थे। उन्होंने बोला कि काम करते हैं कि 1911 में अब हम लोग शिफ्ट करते हैं अपनी कैपिटल को, कहां से, कैलकाटा से कहां, दिल्ली। तो ये आपके जॉर्ज पंचम, मैंने जॉर्ज पंचम बोलता हूँ, जॉर्ज द 5, ये आपके किंग थे, इन्होंने डिसीजन लिया था। उन्हीं के स्वागत में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस गाने को यहाँ पे गाया था। ऑलराइट, तो भारतो भाग्यो विधाता ये आपका वहां पे गाया गया था गाना, उन्हीं के स्वागत में गाया गया था जॉर्ज पंचम के। तीसरी दिल्ली दरबार लगी थी, वाइस रॉय कौन थे, हार्डिंगे 2 आपके वाइस रॉय थे। बाय द वे 1912 में 12 दिसंबर को इन्हीं पे आपके बम भी फेंका गया था, जब वो दिल्ली में कैपिटल अपनी शिफ्ट कर रहे थे, 1 साल बाद जब आपकी पूरी कैपिटल बन गई थी। खैर, तो फर्स्ट टाइम कलकत्ता सेशन में जॉर्ज 5 के आगमन पे दिसंबर 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन था, वहां पे भारतो भाग्यो विधाता ये आपका गाना किसने गाया, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया। उसके बाद अब आपके आजाद हिंद फौज की बारी आती है। बहुत बढ़िया इसको पोर्ट्रे कर रखा है राजकुमार राव जी द्वारा, एक बोस करके एक सीरीज आई है, आपको मिल जाएगी, जियो सिनेमा पे भी आपकी पड़ी हुई है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। उसमें आपका बंगाली से बेटा हिंदी और उर्दू में आपके कैप्टन आबिद हसन साफरानी करके थे, आबिद हसन साफरानी। इन्होंने आपके आईएनए के थे आपके, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। उसमें उन्होंने इस गाने को क्या किया था, तो इसको बेटा आपके हिंदी में कन्वर्ट कर दिया था, और फिर उसमें शुरुआत का था बंगाली से हिंदी में क्या गाया, हिंदी और उर्दू मिला के, शुभ सुख चैन की बरसा बरखे। तो ये आपके दरअसल इस तरीके से था कि शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग्य है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो ऐसे करके फिर आपका गाया गया था। इसमें बेटा जो आपके धुन है उसको किसने डाला है, तो आपके कैप्टन राम सिंह हैं, ये भी आपके आईएनए के थे, इन्होंने आपके डाला है इस धुन को। ऑलराइट, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इन्होंने आपके डाला है। अब उसके बाद क्या होता है, तो बेटा इंग्लिश में ना इसको आपके 1919 में पब्लिश किया गया था, और इस गाने का नाम क्या था, जनगण मन का, तो इसका नाम था आपके क्या, मॉर्निंग, सुबह का गाना है ये आपके, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो सॉन्ग है जनगण मन, ये आपका पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका, ये आपकी एक पत्रिका थी, एक आपकी मैगजीन थी। ये मैगजीन किसके द्वारा चलाई जाती थी, तो बेटा ये आपकी जो मैगजीन थी ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा चलाई जाती थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये आपकी मैगजीन थी, जिसमें कि आपके ये गाना यानी कि आपका जो राष्ट्रगान है ये आपके डाला गया जनवरी 1912 में, जब आपके डिसीजन हो गया था कि अब कैलकाटा से शिफ्ट होगी कैपिटल कहां, न्यू दिल्ली। ठीक है,
तो आपके न्यू दिल्ली कब शिफ्ट हुई, मतलब न्यू दिल्ली आपकी कैपिटल कब बनी कलकत्ता से, तो 1911 में। क्यों? क्योंकि आदेश जॉर्ज पंचम का कब आया था, 1911 में। 1911 में जो राजा थे हमारे, पहली बार भारत में इतने 200 साल के आपके राजकाज में पहली बार भारत में कभी अगर आपके जो राजा आए हैं तो कब आए हैं, तो आपके 1911 में आए हैं। और 1911 में पहली बार आपके किंग आए थे, तीसरी दिल्ली दरबार लगी थी। वाइसरॉय कौन थे बेटा, तो हार्डिंगे करके उनका नाम वाइसरॉय था, वाइसरॉय हार्डिंगे टू, क्योंकि पहले भी एक हार्डिंगे आए थे, तो वाइसरॉय हार्डिंगे टू के द्वारा आपका यहाँ पे दिल्ली की कैपिटल शिफ्ट की जाती है। और जो राजा थे उनका नाम क्या था, जॉर्ज पंचम। और आपके तत्वबोधिनी पत्रिका किसके द्वारा थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। और 1912 में आपके यहाँ पे जन गण मन गाने को पब्लिश किया गया था। ऑलराइट, सॉरी। फिर ये आपके नेशनल एंथम बोला किसने, तो ये बेटा आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने ये आपके इसको नेशनल एंथम बोला। कहां बोला, तो आपके जर्मनी में बोला, जब आपके जर्मनी चले गए थे सितंबर 11 1942 में। हिटलर से मिलने गए थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी, इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। और जब वहां पे गए तो सितंबर 11 1942 को उन्होंने क्या वहां से आदेश दिया कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो क्या है, तो वो है हमारा जन गण मन, जो कि आपके कैप्टन, जो मैंने पीछे आपको नाम बताया था, उनके द्वारा हिंदी और उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया गया है। सब सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग्य है जागा। ठीक है, ऑफिशियली अडॉप्टेड इट्स हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब, तो बेटा 24 जनवरी। मैंने आपको कहा नहीं कि जस्ट आपके जिस दिन रिपब्लिक डे था, उस रिपब्लिक डे के परेड से 2 दिन पहले डिसाइड हुआ कि क्या क्या चीजें करे भाई। नेशनल एम्बलम बना लेते, तो ओके ठीक है, फिर नेशनल सॉन्ग क्या है, तो नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम हम लोगों का क्या होना चाहिए, जन गण मन होना चाहिए। कब डिसाइड होता है, तो आपके 2 दिन पहले 26 जनवरी को पहली परेड होनी थी, उससे 2 दिन पहले आपका यहाँ पे इस नेशनल एंथम को हम लोग डिसाइड करते हैं 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग है बेटा, पूरा अगर आपको स्टांजा गाना है जन गण मन अधिनायक जय है से लेके लास्ट तक, जब आपको गाना है जय हे तक, तो वो कितना हो जाएगा, वो होना चाहिए आपका 52 सेकेंड्स। और जब अगर आपको इसमें पहला स्टैंजा पंजाब सिंध गुजरात मराठा और लास्ट का जय है गाना है, तो ये आपको 20 सेकंड के अंदर क्या कर देना है, खत्म कर देना है। ठीक है, तो आपके 2 हैं, जो फुल वर्जन है वो आपके 52 सेकंड का होना चाहिए 52 सेकंड्स का, और जो शॉर्ट वर्जन है वो आपके 20 सेकंड्स का होना चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप आपको नेशनल एंथम से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल चुकी होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आपके, तो अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, अब आ जाते हैं बेटा नेशनल सॉन्ग पे। हम लोगों का नेशनल सॉन्ग क्या है, तो बेटा हम लोगों का जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम। लता मंगेशकर जी ने बहुत प्यारे तरीके से इस गाने को गाया है, आप कभी सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। रिपब्लिक डे, 15 अगस्त, इन सब दिनों पे आपको ये गाना सुनने को मिल भी जाता है। आपके स्कूलों में भी जब भी कभी आपका फंक्शन होता है तो उसमें आपके गाना गाया जाता है। तो ये जो नेशनल सॉन्ग है वो बेटा पीछे क्या था, नेशनल एंथम था, राष्ट्रगान था। अब ये क्या है, राष्ट्रीय गीत है, सॉन्ग है, क्या है, वंदे मातरम है। दरअसल ये वंदे मातरम लिखा किसने है, तो ये ही इज योर बंकिम चंद्र चैटर्जी। और ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने आपके इस गाने को संस्कृत में लिखा था, और कौन से आपके प्ले में लिखा था, प्ले का नाम है आनंद मठ। ये आनंद मठ है क्या, दरअसल एक आपका ना सन्यासी विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, 1950 से 40-50 साल तक ये आपका विद्रोह चला था। होता क्या है कि इसमें आपके वॉरेन हेस्टिंग जो थे तब आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और इन्होंने 1773 से ही आपका चल गया था ये। वॉरेन हेस्टिंग आपके गवर्नर जनरल बन के आते हैं, उन्होंने कहा ये सब फालतू की चीज़ है यार, ये लोग तो गाँव-गाँव जाते हैं, एंड देन गाँव में तो आपके क्या नाम है, अकाली पड़ी हुई है, और ये जो फकीर हैं या जो सन्यासी हैं, फकीर और सन्यासी दोनों ही आपके विद्रोह बोला जाता है, कि ये लोग भाई आपके जाते हैं वहां जाते हैं, मांगते हैं कुछ, मतलब उसने ये बोल दिया कि ये जब आपके दान मांगते हैं या भिक्षा मांगते हैं ताकि ये लोग आपके गंगा सागर की यात्रा कर सकें, तो ये फोर्सफुली मांगते हैं, जबकि ऐसा था नहीं। सन्यासी वगैरह तो भाई ऑब्वियसली कहते हैं हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी, है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस चीज को बोलते हैं। तो ऐसे ही आपके ये भी थे कि ये आपके एकदम फकीर थे, जो सारे के सारे फकीर थे और सन्यासी थे, लोग तो झोला लेके चल देने वाले थे। बट उन्होंने कहा क्योंकि ये जबरदस्ती मांग रहे हैं, काइंड ऑफ ये टैक्स मांग रहे हैं, और इसलिए उनके खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के वॉरेन हेस्टिंग ने, जो उस समय आपके गवर्नर जनरल था बंगाल का, क्या कर दिया, आपका एक रिवोल्ट छेड़ दिया। और उस रिवोल्ट में बेटा इन सन्यासियों ने, इन फकीरों ने इतनी बुरी तरीके से लड़ाई लड़ी थी कि ये 1-2 तो आपके बैटल ये लोग जीत गए थे उन सिपाहियों के खिलाफ।
समझ रहे हो आप? तो उनके लिए आपके उनके डेडिकेशन में श्री बंकिम चंद्र चैटर्जी जी ने आपके क्या लिखा था? तो इन्होंने आपके क्या लिखा था? आनंद मठ करके एक आपका प्ले लिखा था। उसमें संस्कृत में सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम करके आपका जो गाना है उसे आपके लिखा था। किसमें? आनंद मठ में। कभी आपसे पूछा है तो आनंद मठ में लिखा है। ये आपके दरअसल जो प्ले है लिखा कब गया था? 1882 में आपका लिखा गया था। और बेटा ये आपका आनंद मठ करके प्ले है, इसमें आपका लिखा गया था। ऑलराइट, बंगाली भाषा में आपका प्ले था जिसमें कि संस्कृत में आपके इस गाने को डाला गया है। श्री औरोबिंदो घोष जी ने आपके इसका क्या किया था? तो बेटा इसका आपका जो पहला ट्रांसलेशन था इंग्लिश में श्री औरोबिंदो घोष जी ने किया था। ये आपके पौंडीचेरी में इसका इनका औरोविल करके भी आश्रम है। आपको पता है एक चीज, आप लोगों को गर्म दल के नेता तो पता होंगे कि लाल बाल पाल तो है। लाल यानी लाला लाजपत राय जी, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक जी, और आपके पाल यानी बिपिन चंद्र पाल जी। ये तो आपको पता है कि ये आपके क्या हैं? आपके गर्म दल के नेता हैं। पर क्या आपको ये पता है जो चौथा शख्स है वो ये है? ये भी बेटा आपके क्या हैं? तो ये आपके चौथे थे श्री औरोबिंदो घोष जी, या इनको आपके अरविंद घोष भी कहते हैं। और ये क्योंकि बंगाली थे तो औरोबिंदो नाम हो गया। और ये बेटा आपके क्या नाम है? उस समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे ये। और इनके भाई बरिंद्र कुमार घोष, इन दोनों को आपके काला पानी की सजा हुई थी। और काला पानी की जब इनको सजा हुई थी तो वहीं पे किसमें चले गए? तो आपके स्पिरिचुअलिटी में चले गए। स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है इनको माँ देवी के, दुर्गा माँ के, ठीक है, आदिशक्ति माँ भवानी के दर्शन होते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। और ये आपके 1950s के सबसे बड़े फिलोसफर बनते हैं। अपने खुद की अरविंद फिलॉसफी का ये क्या देते हैं? आपका सिद्धांत देते हैं। और फिर ऑरोविल में ये क्या करते हैं? आपका आश्रम खोलते हैं। उस आश्रम में आपके क्या हो जाता है? तो वहां पे लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। ये ऐसे थे आपके औरोबिंदो घोष जी। इन्होंने आपके इंग्लिश में क्या किया था? तो इंग्लिश में इन्होंने आपके फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके वंदे मातरम की लिखी थी। और कब? तो बेटा 20 नवंबर 1909, जब ये कभी आपके क्रांतिकारी हुआ करते थे, जब आपके बम फेंक दिया करते थे, जब इनको आपके जेल जाना पड़ा था। क्यों जेल जाना पड़ा था? क्योंकि प्रफुल्ला चाकी और आपके क्या नाम है, खुदीराम बोस जी। तो प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस जी ये दो आपके छोटे छोटे बच्चे थे। एक 15 साल, एक 16 साल की उम्र के आपके बच्चे थे। और इन दोनों ने आपके किंग्सफोर्ड जज करके एक था आपका, मुजफ्फरपुर का आपका एक जज था, बिहार का, किंग्सफोर्ड नाम था। उन पे क्या कर दिया था? बम फेंक दिया था। तो जो बम फेंकना था, वो जो बम बनाने की पूरी क्रिया थी, वो यही थे वो सेंट। कहते हैं ना एवरी सेंट हैज अ हिस्ट्री। तो ये आपके वही सेंट थे जो आपके आगे चल के संत बने। लेकिन उस समय ये आपके क्या थे? बम बनवा के फिकवाए थे और प्रूफ में इनका नाम आ गया था और इनको इसलिए काला पानी की सजा भी हुई थी। ये था आपके इसके पीछे का रीजन। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फिर आपके क्या किया था? तो आपके वो नेशनल सॉन्ग जो है पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में इस गाने को गाया था। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ऐसे थे आपके कौन? श्री औरोबिंदो घोष जी। ये है आपके बंकिम चंद्र चैटर्जी जी, ठीक है। इन्होंने आपके आनंद मठ क्या लिखा? नॉवल लिखी और उसमें संस्कृत में लिखा है आपके वंदे मातरम गाना। ये ऐसा है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम, ठीक है। फिर उसके नीचे का बेटा आपका पूरा लिखा हुआ है संस्कृत में। तो लाला लाजपत राय जी ने अपना एक पूरा प्रॉपर उर्दू का न्यूज़पेपर भी बना लिया था। उर्दू लैंग्वेज में आपके लाहौर में वंदे मातरम नाम से न्यूज़पेपर बना लिया था, इतना फेमस हो गया था। इवन हीरा लाल सेन ने आपकी सबसे पहली बार एक मूवी बनाई थी और उस मूवी में आपके 1905 में बेटा एक आपकी मूवी बनाई थी, सबसे पहली फर्स्ट पॉलिटिकल फिल्म थी इंडिया की। और उसमें भी आपके क्या हुआ था? तो ये वंदे मातरम गाना डाला गया था। नेशनल सॉन्ग का दर्जा इसको आपके 1937 में मिला है, ठीक है। जब आपके कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1937 में, जब उन्होंने अपना पहला इलेक्शन जीता था इंडिया लेवल पे। 1937 में आपके कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं जिसको कांग्रेस बड़ी धूमधाम से जीतती है। और उस समय आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो बेटा सुभाष चंद्र बोस जी थे 1937 में। और जो सेशन था इसका नाम आपका क्या था? तो ये जो आपके सेशन था इसका नाम था आपके हरिपुरा सेशन। इस हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने आपके क्या किया? नेशनलिज्म की भावना इतनी डाल दी कि आपके सीधा नेशनल सॉन्ग भी उन्होंने बोल दिया कि भाई नेशनल एंथम तो वो है, नेशनल सॉन्ग भी आपका होना चाहिए। और वंदे मातरम को आपके क्या किया गया? तो आपके नेशनल सॉन्ग बनाया गया। ऑलराइट, चलो अब आ जाते कुछ आपके और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। तो इतना आपको हो गया, नेशनल सॉन्ग पता चल गया, नेशनल एंथम पता चल गया, नेशनल फ्लैग पता चल गया। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं अदर नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। जैसे बेटा अगर हम बात करें तो हमारी नेशनल रिवर कौन सी है?
तुम्हारी नेशनल रिवर कौन सी है? वो है माँ गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी को आपके नेशनल रिवर का स्टेटस किसने दिया? तो बेटा आपके अभी थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। कब दिया? 2008 में दिया। कैसे? गंगा एक्शन प्लान करके उन्होंने एक आपका प्लान बनाया था, उसके तहत अब आपके इसका जो नेशनल रिवर है, अभी गंगा एक्शन प्लान का जो नाम है, तो ये आपके किस में मर्ज हो चुका है? तो एक और आपकी स्कीम चल रही है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपके नमामि गंगे। ये मोदी जी द्वारा आपकी स्कीम चलाई गई है और इसके तहत आपके क्या हो रहा है? गंगा एक्शन प्लान को नमामि गंगे करके आपके और एक्सक्लूसिव रूप में, ठीक है, और ज्यादा एक्सप्लोसिव रूप में कि हाँ आपकी गंगा को साफ करना है, तो वैसे माँ गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगा आपका प्रोग्राम चला जा रहा है और उसमें आपके क्या हो रही है? गंगा एक्शन प्लान में आपके इस रिवर को नेशनल रिवर घोषित करके इसके लिए साफ सफाई चल रही है। ठीक है, बट शुरू किसने किया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आपके इसको क्या नेशनल रिवर का दर्जा कब दिया? 2008 में दिया, 2009 के जस्ट इलेक्शन से पहले। गंगा आपकी ओरिजिनेट कहां से होती है? तो बेटा गंगोत्री ग्लेशियर से होती है और आपकी कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। गंगा नदी पे अगर आपको पूरा एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो खुंगा एकेडमी पे मैंने आपकी उस वीडियो को डाल रखा है, आपको जाके उस वीडियो को देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, गंगा नदी का A to Z सब आपका क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये है यमुना, इसकी क्या है? गंगा नदी की यमुना जी जो है ये आपकी मेन ट्रिब्यूटरी है। कहां से निकलती हैं? यमुनोत्री, जस्ट गंगोत्री ये रही, साइड में यमुनोत्री है। यमुनोत्री निकलेंगी प्रयागराज में आ जाएंगी, मिलेंगी यमुना नदी वहां से, और यहां से बेटा गंगोत्री निकलेंगी और आपके प्रयागराज में ही जाके आपके क्या मिलेंगी? तो वहां पे यमुना नदी से मिलेंगी जो उनकी सबसे लंबी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ऑलराइट, ठीक है, अब आ जाते हैं कि हम लोगों के नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है। यहां नेशनल एनिमल की बात नहीं हो रही, टाइगर की बात नहीं हो रही, नेशनल एनिमल जो है हमारा टाइगर है, बट जब बात आएगी हेरिटेज एनिमल की तो वो बेटा हमारे क्या है? तो वो हमारा हाथी मेरा साथी है। ठीक है, तो ये जो हाथी मेरा साथी है ये आपके 2010 में इसको आपके नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा दिया था। अगेन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही दिया था। वर्ल्ड एलिफेंट डे हम लोग मनाते हैं कब? तो ये बेटा आपके 12 अगस्त को मनाया जाता है, ताकि हम हाथी के लिए, मतलब हाथी मेरे साथी जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो उन हाथी के लिए हम लोग क्या कर सके, यहाँ पे बता सके कि हाथी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हाथी की अगर बेटा आपको इंपॉर्टेंस जाननी है ना, तो आप सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप लोगों ने एक मूवी होगी जिसका नाम है द जंगल बुक, मोगली से रिलेटेड ये आपकी मूवी है। ठीक है, सो द जंगल बुक को एक बार आप जाना, देखना, और वो जो वहां पे जब आप देखोगे ना, इतना प्यारा एक सीन लगता है कि आपके उसमें से क्या हो रहा होता है कि जो बलू होता है, बलू आपके मोगली को बोलता है कि अरे झुक जाओ झुक जाओ, और सारे एक्चुअली ऐसे बो डाउन होके सारे झुक जाते हैं रास्ते में। क्यों? क्योंकि आपके सामने से हाथी जा रहे होते हैं। और फिर मोगली पूछता है बलू से, क्वेश्चन करता है, इवन आपके क्या नाम है बगीरा से भी क्वेश्चन करता है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों भाई, आई मीन ये सारे आपके हम लोग जो है इनके सामने बो डाउन क्यों है? तो कहा क्योंकि ये जब चलते हैं तो ये मिट्टी को दबाते हैं, जब मिट्टी को दबाते हैं जो इधर उधर के जो सीड्स होते हैं वो आपके नीचे जाते हैं मिट्टी में, फिर वहां से नए पेड़ निकलते हैं। पेड़ जो निकलते हैं उसमें फल फूल होते हैं, वो फल फूल आपके क्या करते हैं, जो शाकाहारी जीव है उनको खाने के लिए मदद करते हैं, इंसानों के लिए मदद करते हैं वो जो फल होते हैं। फिर उसको खाने के बाद एक पूरा संचलन होता है, पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। इधर उधर की जो चीजें होती हैं आपको उसको क्या नाम है, लेट्स से अगर कोई पुराने पेड़ है तो हाथी क्या करते हैं, अपने सूंड से उस पुराने पेड़ को निकाल फेंकते हैं, ताकि जो वहां की मिट्टी है, बारिश आए तो फिर से अंदर दब जाए, उसमें आपके फिर नए एक सीडलिंग उसमें जो आपकी आए, बीज आए, और वो फिर आपके उगे और पौधा बने। तो इतनी गहरी बात को आपके द जंगल बुक में इतने प्यारे तरीके से समझाई गई है। आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, एक बार जाके उस मूवी को देखना। और इसलिए आपके एलिफेंट के लिए आपके क्या है, एक आपका ये प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें कि नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा किसको मिला है? आपके इंडियन एलिफेंट को मिला है। ऑलराइट, नेक्स्ट, फिर आपके बेटे जब नेशनल एनिमल की बात आएगी तो ये आपका द ग्रेट रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, सो रॉयल बंगाल टाइगर सबसे शक्तिशाली, सबसे हट्टा कट्टा अगर जो टाइगर है पूरे विश्व में, तो कहां है? अपने पास है, इंडिया में है, द ग्रेट रॉयल बंगाल टाइगर है। सुंदरबन डेल्टास में मिलते हैं, आपके सबसे हट्टे कट्टे टाइगर होते हैं। ठीक है, और ये इनको आपके इंदिरा गांधी जी ने 1973 में क्या किया था, तो आपके प्रोजेक्ट टाइगर करके एक सीरीज चलाई, एंड देन वो आपके नेशनल एनिमल का दर्जा दिया 1973 में। किसने? तो उस टाइम की जो हमारी पीएम कौन थी, तो पीएम का नाम था आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपके क्या किया था, तो आपके यहां पे दर्जा दिया था किसका? 1973 में रॉयल बंगाल टाइगर का। टिल 1972 लॉयन हमारा नेशनल एनिमल था, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के आते ही क्या हो जाता है, हमारे 1973 से क्या हो जाता है, इंदिरा गांधी जी ने इसको टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल बोल दिया। टाइगर सबसे ज्यादा मिलते कहां हैं? अगर कभी क्वेश्चन आए तो आपके मध्य प्रदेश है, इस चीज का ध्यान रखना।
मध्य प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा मिलते हैं, फिर उसके बाद आपके सुंदरबन डेल्टा में वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, और यही रॉयल बंगाल टाइगर आपके सबसे ज्यादा बेसिकली वो आपके बांग्लादेश में मिलते हैं। तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा, फिर आपके इंडिया की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश में, एंड देन फिर उसके बाद आपके कहां पे, तो सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल के वहां मिलते हैं। ऑलराइट, तो यही है इंडिया जो है बेटा, इनके पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है किसकी, टाइगर्स की, पूरे वर्ल्ड में आपकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ऑलराइट, हमारे पास मध्य प्रदेश में बेटा टोटल आपके 6 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेशनल बर्ड, हमारी नेशनल बर्ड कौन सी है, तो बेटा वो है हमारा है पिकॉक यानी मोर। ठीक है, तो इंडियन पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। 1963 इस टाइम पे हमारे पीएम कौन रहे होंगे, तो बेटा हमारे पीएम इस टाइम पे कौन थे, तो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी ये कौन थे, तो ये हमारे पीएम थे। कब, ये बेटा हमारे 1963 में हमारे क्या थे, पीएम थे। और पिकॉक को इन्होंने आपके नेशनल बर्ड का दर्जा दिया था, क्यों, बिकॉज हमारे यहाँ पे जैसे मौर्य है, तो जो मौर्य वंश है ये क्या थे, ये पहले क्या थे, तो ये बेटा आपके जंगल में रहा करते थे, आदिवासी थे, और ये आपके मोर के पंखों से ट्रेडिशनली आपके बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जैसे मोर के पंखों से आपका पंखा बहुत अच्छा बनता है, श्री कृष्ण के सर पे क्या है, तो आपके मोर है। ठीक है, तो ये आपके मोर के जो पंख हैं उनकी आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसलिए उस हेरिटेज को आपके बनाए रखने के लिए आपका क्या हो जाता है, तो आपके इंडियन पिकॉक को आपके क्या किया जाता है, आपके इंडियन नेशनल बर्ड का दर्जा दिया जाता है। 1963 में पीएम कौन थे उस टाइम पे, तो पीएम थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग बात करें थे हमारा नेशनल फ्रूट कौन है, तो ऑब्वियसली मैंगो है हम लोगों का नेशनल फ्रूट। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, बिकॉज ये आपके इंडिया में सबसे ज्यादा उगते हैं। ठीक है, आम को और क्या बोला जाता है, तो फलों का राजा बोला जाता है, हम लोगों को पता है। नेशनल वेजिटेबल कौन सी है, तो बेटा हम लोगों के लिए पंपकिन है। पंपकिन के बारे में यानी कद्दू के बारे में अगर आप देखोगे तो आपके रामचरितमानस में भी उल्लेख मिलता है, जब आपके जो परशुराम जी गुस्से में आते हैं और बोलते हैं नाथ शंभु धनु भंज निहारा। ठीक है, कि कौन था जिसने कि आपके शिव जी का पूरा जो धनुष है उसको तोड़ दिया है, तो उस पे आपके जब लक्ष्मण जी वो कहते हैं कि हुई है कोई एक क्या नाम है, हुई है एक परताप तुम्हारा, इसका मतलब कि होगा कोई आपका एक थोड़ा पराक्रमी सा स्टूडेंट, उसी ने तोड़ा होगा। अब जो ये है परशुराम जी हैं, ये आपके और गुस्सा हो जाते हैं, तो उस पर लक्ष्मण जी जवाब देते हुए कहते हैं कि इहड़ कुमर बतिया के हुनाही जे तर्जनी देख डर जाई। तो यानी कद्दू की बात वहां पे भी की गई है, कुम्हड़ बतिया यानी कि कोई ऐसा नहीं है, कोई कद्दू नहीं है कि आपने उसको क्या नाम है तर्जनी उंगली यानी ऐसे अपनी जो इंडेक्स फिंगर है इसे दिखा दी है और वो आपके डर के मारे बड़ा ही नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि अगर आपने जैसे कद्दू को ऐसे करके उंगली दिखा दी जो बड़ा हो रहा होता है तो फिर वो बड़ा होना बंद हो जाता है। तो खैर हमारा जो नेशनल जो वेजिटेबल है वो क्या है बेटा, आपके इंडियन पंपकिन है, ये आपको बस पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने एक आपको छोटी सी श्री रामचरितमानस में से एक आपको मैंने प्रसंग बता दिया जब शिव धनुष तोड़ा जाता है तब। तो दिस वेजिटेबल ग्रोज ऑल ओवर इंडिया, डजंट रिक्वायर स्पेशल सॉइल कंडीशन, कोई भी भाई साहब मिट्टी हो जाए सब में चलेगा आपका, ये ऐसा उगता है। इट कैन बी ग्रोन एज अ क्रीपर प्लांट, ये आप कैसे लता की तरह ये आपका ग्रो करता है, नीचे ग्रो करता है, लता की तरह ग्रो करता है। सिमिलरली हम लोग का नेशनल फ्लावर क्या है, वो तो ऑब्वियसली आपकी जो नेशनल पार्टी है उसका सिंबल भी है, नाम क्या है, कमल। कमल आपके हर चीज में, चाहे वो आपकी माँ सरस्वती हो, चाहे वो आपकी माँ लक्ष्मी हो, ये आपके कमल पद्मासन में विराजमान है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके कमल। कमल को हमारे जो षट चक्र भेदन होता है तो उसमें जो आपका मूलाधार चक्र है उसमें भी आपके कमल के पुष्प ही दिखाए गए हैं। तो ये जो चीजें आपकी, इसलिए कमल आपका क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेलुम्बो नुसिफेरा, साइंटिफिक नेम है। और ये आपका क्या है बेटा, नेशनल फ्लावर है इंडिया का, बिकॉज ये आपके चाहे आर्ट हो, चाहे मैंने आपको बताया ना लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ, इन सब के लिए आपके रक्त पुष्प या कमल की हम लोग बात करते हैं। हालांकि रक्त पुष्प और कमल अलग अलग चीजें हैं, तो माइथोलॉजी हो उन सब में आपके ये जो कमल है, कमल को बहुत ज्यादा आपके दर्जा दिया गया है। अभी आपकी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भी जो है उनका भी सिंबल क्या है, कमल है, और इसीलिए कमल सिंबल था। ठीक है, और सबसे ज्यादा उगने वाला अगर कुछ है तो आपका कमल है। लास्ट में बेटा कुछ और थोड़ी सी चीजें बची हैं, जैसे हमारे नेशनल ट्री कौन सी है, तो बेटा हम लोग बरगद को मानते हैं। बरगद का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका नाम है फिकस बेंगालिनिस। ठीक है, तो आपका इसका नाम क्या है, फिकस या फिसुस, ठीक है, बेंगालिनसिस। तो ये आपका इसका नाम है, बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसकी वजह से आपका इसका नाम है ये। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो कौन है, तो बेटा वो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन है। गैंगेटिक डॉल्फिन क्या होते हैं, वो डॉल्फिन जो आपके गंगा नदी में मिलती है। ट्रस्ट मी, वाराणसी से, बनारस से आपके गंगा डॉल्फिन मिलना शुरू हो जाती हैं, और इसके लिए आपके एक नेशनल
पूरा यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। नाम क्या है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और आपके ये बिहार में है। यूनिवर्सिटी बिहार, पटना के पास भागलपुर जगह है, वहां पे आपके बिहार में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी करके है। और किससे रिलेटेड है? तो ये आपके गैंगटिक रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड है। हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। और बेटा 18 मई 2010 को अगेन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और उन्होंने आपके इसको आपके क्या नाम है, गंगेस रिवर डॉल्फिन या गैंजेस रिवर डॉल्फिन या गंगा रिवर डॉल्फिन को आपके क्या किया? तो इन लोगों ने आपके डिसाइड किया कि ये हमारे एक्वेटिक एनिमल बनना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन इज अ मैमल, और आपका बेटा बहुत क्या नाम है, फेमिलियर होते हैं, ये आपके बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं, तुरंत दोस्ती कर लेते हैं, इतने प्यारे जीव होते हैं आपके। ऑल्सो इनको आपके इंडिया में सूसू नाम बोलते हैं, तो इस चीज का ध्यान देना, हंसना मत। बट इनको आपके सूसू डॉल्फिन बोलते हैं। सूसू डॉल्फिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डॉल्फिन्स होते हैं बेटा आपकी ब्लाइंड होती हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। तो ये आपके जो सोनार टेक्निक है उससे आपके क्या कर रही होती है? तो ये आपके ट्रेवल कर रही होती हैं। तो ये सू सू ऐसे करके आवाज निकाल रही होती है, जैसी थोड़ा सा भी रिवर सरफेस के ऊपर आती हैं तो सू सू करके आवाज निकालती हैं, ताकि पता चल सके उनको सोनार टेक्नोलॉजी से। और इसीलिए इनको आपके सूसू डॉल्फिन भी बोला जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। गैंगेटिक डॉल्फिन्स आपके कहाँ? गंगा में, ब्रह्मपुत्रा में, मेघना ये आपके बांग्लादेश में है, कर्णफूली ये आपकी बेटा अगेन बांग्लादेश में जाने वाली नदी है। ठीक है, इंडिया में मिलती है, नेपाल में मिलती है, और कहां मिलती है? तो ये आपके बांग्लादेश में आपके मिलती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज के इस क्लास में मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस लाने वाले हैं, बाद में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। छोटी सी फीस है, लाइक करना है सेशन को, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिल सके। इन डेप्थ हम लोग जा रहे हैं, फ्री में जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, ज्यादा फास्ट चला नहीं होगा सिलेबस, सारी चीजें इन डेप्थ में विद फोटोज क्लियर हो चुकी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, छोटी सी फीस, इस वीडियो को लाइक करना है, और क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर आपको एक प्यारी सी पीडीएफ चाहिए उससे रिलेटेड। ऑलराइट, तब तक